का बेहद स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीईओ का एग्ज़ाम अब 16 अगस्त को ही होना है। जहाँ तक है वहाँ तक ये एग्ज़ाम जो है वो 16 अगस्त को ही होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें तथा थोड़ा करंट पर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों ने तैयार किया है बस उसी को ही रिवाइज़ करना है। तो आज हम एक नई सीरीज़ लाए हैं बजट के ऊपर। बजट के ऊपर मोस्टली 2 या 4 क्वेश्चन तो मतलब 2, 3, 4 या 5-6 क्वेश्चन तो इससे बनने ही बनने हैं। तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने बजट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बजट जो है वो हमारा, हम ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, हम मतलब फैक्ट की ही बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट ही आने इसमें फैक्ट ही इस पे पूछे जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो आने हैं। तो उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा बजट जो है वो पेश कब किया गया था। मतलब बजट जो पेश किया गया था वो 1 फरवरी 2020 को 1 फरवरी 2020 को इसको पेश किया गया था। 1 फरवरी 2020 मतलब हमारा जो बजट है उसकी आपसे डेट ही सीधा पूछ सकता है कि जो बजट जो है वो हमारा कब पेश किया गया था। तो वो 1 फरवरी को पेश किया गया था। 1 फरवरी को किसने पेश किया था? 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने। जो निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसको पेश किया था। फिर बात कर लेते हैं इसमें आगे की जो मतलब इसका जो अमाउंट रखा गया है, अमाउंट जो है वो कितना रखा गया है। तो अमाउंट आप देख रहे होंगे 30.42 करोड़ रुपए। 30.42 करोड़ रुपए इसका जो लक्ष्य रखा गया है, इसका जो अमाउंट रखा गया है वो कितना रखा गया है? 30.42 करोड़ रुपए। आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूरे अगर फिगर की बात करते हैं तो 30 42 230 करोड़ रुपए, 230 करोड़ रुपए का इसमें लक्ष्य रखा गया है। आप लोगों से सीधा पूछा जा सकता है कि पूरा अमाउंट भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारा बजट पेश किया था उसका अमाउंट कितना है। तो उसका अमाउंट जो है वो 30.42 करोड़ है, या पूरा आपसे फिगर पूछ सकता है कि 230 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब इस पर थोड़ा आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो बजट जो हमारा 2020 का प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2020 जो को, उसमें जीएसटी के बारे में बात की गई। जीएसटी को आपको पता ही होगा कि जीएसटी जो है वो जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, मतलब कौन सा संशोधन किया था संविधान में जो 101वां संविधान संशोधन था, 101वां जो संविधान संशोधन था वो जीएसटी से संबंधित था। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी हाल ही में एक 2019 में एक अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया है संविधान में। 104वां जो संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, आप उसके बारे में कमेंट करके हमको बताएंगे। तो जीएसटी से रिलेटेड जो बात की गई है उसमें क्या कहा गया है कि जीएसटी लागू होने से जो सरकार है, सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा है। 1 लाख करोड़ रुपए का मतलब जीएसटी लागू होने से 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है सरकार को। तथा प्रत्येक व्यक्ति ने अपने महीने की आय को 4% उसने बचा लिया है, या खर्च जो कर रहा था उसमें 4% कमी कर दी है। मतलब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट में जीएसटी के लागू होने से कि प्रत्येक व्यक्ति की माह में कितने प्रतिशत की मतलब सेविंग की है, कितने प्रतिशत उसने खर्चा कम कर दिया है। तो वो 4% का खर्चा उसने कम कर दिया है। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि जीएसटी लागू होने से हमने 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी लागू होने से 2017 में लागू हुआ था, 2002 सालों में 2019 तक, लास्ट 2019 तक हमने कितने नए करदाताओं को जोड़ा गया है। तो हमने 60 लाख करदाताओं को मतलब 60 लाख नए करदाताओं को हमने जीएसटी के माध्यम से जोड़ा है। और इससे जो नए करदाता जुड़े हैं उनसे जो 40 करोड़ टर्नओवर मिला है, मतलब सरकार को 2 साल के अंतर्गत जीएसटी से 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा हमने कुछ 105 करोड़ ई वे बिल को नया हमने जोड़ा है।
ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं सरकार के 2 इनिशिएटिव थे। एक इनिशिएटिव को इन्होंने अपना पूरा ही कर लिया था। एक इनिशिएटिव जो था इनका जो वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो इनिशिएटिव था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक CDRI, इसको ऐसे ही आप याद कर लेना, CDRI इनका दूसरा इनिशिएटिव, मतलब जो बजट हमारा 2020 प्रस्तुत किया गया था उसमें मतलब CDRI, एक तो सोलर अलायंस की बात की गई थी, तो सोलर अलायंस के बारे में आपको पता होगा, इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुड़गांव में है और इसके जो हेड जो हैं वो उपेंद्र जी हैं। फिर इसके बाद CDRI है, CDRI का जो हेड क्वार्टर होगा वो आपका न्यू दिल्ली में होगा। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो गुड़गांव में है, और जो CDRI इसका दूसरा इनिशिएटिव इसमें बात की गई है वो जो है डिजास्टर के लिए काम करेगा, वो उसका हेडक्वार्टर जो बनाया जाएगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा, दिल्ली में बनाया जाएगा। फिर इसके बाद ग्रोथ रेट की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ रेट में अगर देखा जाए ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो 1950 में जो था वो 4% था, 1980 से 1990 के बीच 6%, और 2014 से 2019 तक 7.4% का लक्ष्य रखा गया। मतलब 7.4% ग्रोथ देखी गई है, मतलब 4.7% का एक तरीके से इनको ग्रोथ रेट देखने को मिली है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये 2006 है, 2006 से 2016 2006 से 2016 तक हमने कितने लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त किया है, 271 मिलियन, 271 मिलियन, 271 मिलियन जो लोग हैं, हमने उसको बजट में ये बताया गया है कि 271 मिलियन लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मतलब 27.1 करोड़ 27.1 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाला, मतलब गरीबी रेखा से हमने इनको बाहर किया है। फिर इसके बाद इसी में आगे बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमी है, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है। बजट 2020 में अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बात की गई है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो 5वें नंबर की लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था। पहले नंबर पे जो है वो USA है, दूसरे नंबर की बात करें तो वो चाइना है, और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जापान है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कौन से नंबर की इकोनॉमी है, तो वो हमारी इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। फिर पहले नंबर पे अगर बात करें तो USA है, दूसरे नंबर पे बात करें तो चाइना है, तीसरे नंबर पे बात करें तो जापान है, और 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आती है। फिर इसके बाद जो कर्ज है GDP का जो कर्ज है वो 2014 में देखा गया था तो 52.2% था। 2014 में जो कर्ज था हमारा वो GDP का कितना था, 52.2%, मतलब 52.2% था, और 2019 में जो देखा गया है वो 48.7% देखा गया है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि GDP का 2019 में GDP का जो कर्ज है वो कितना परसेंट है, तो 48.7% हमारा कर्ज है। ये मतलब GDP का कर्ज है। फिर इसके बाद इसमें एक और शब्दावली का प्रयोग किया गया है, प्रोडक्टिव एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है BEO में, ये अक्सर पूछा जाएगा, या आने वाले एग्जाम में जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्टिव एज की जो मतलब एज ग्रुप रखा गया है वो कितना रखा गया, 15 to 65, मतलब 15 से 65 ईयर, 15 से 65 ईयर का इन्होंने प्रोडक्टिव एज की बात की गई है। फिर इसके बाद बात करते हैं जो हमारा मतलब जो बजट है वो कितनी विषयों पर आधारित है, तो 3 विषयों पर आधारित है। पहला जो है महत्वाकांक्षी भारत, दूसरा जो है सबके लिए आर्थिक विकास, और तीसरा जो है हमारा संरक्षण समाज। मतलब पूछा जा सकता है कि हमारा जो बजट है वो कितने मतलब विषयों पर आधारित है, तो 3 विषयों पर आधारित है। पहला जो विषय है वो महत्वाकांक्षी भारत है, और फिर इसके बाद आर्थिक विकास है, फिर इसके बाद हमारा समाज को संरक्षित करने का जो मतलब विषय है वो इस पर बात की गई है। तो 3 विषय पे ये हमारा बजट आधारित है। आगे देखते हैं सबसे ज़्यादा बजट पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो निर्यात पर, मतलब एक्सपोर्ट पर। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो हमारा एक्सपोर्ट पर फोकस किया गया है। बजट में सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो निर्यात पर की गई है, सबसे ज़्यादा बात निर्यात पर की गई है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महत्वाकांक्षी भारत है, फिर इसके बाद आर्थिक विकास है, और जिम्मेदारी समाज है, क्योंकि हमारे बजट में 3 विषय पर ही मतलब 3 विषय को ही फोकस किया गया है।
तो उसी में हम बात करते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें तो महत्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत तीन स्टेप हैं, या मतलब 3 पॉइंट है। सबसे पहले है कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास। मतलब महत्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत सबसे पहले तो हमें करना है कृषि जो सिंचाई है उसको उसको बढ़ाना है, मतलब उसको सुधारना है। फिर इसके बाद ग्रामीणों का विकास करना है, कृषि विकास। इसीलिए जो पॉइंट बना हुआ है पहला कृषि विकास एवं कृषि सिंचाई एवं ग्रामीण विकास की बात की गई है। फिर इसके बाद नंबर 2 है जो जल की स्वच्छता को बढ़ाना है, मतलब जल संसाधन भी बढ़ाने हैं और जल की स्वच्छता को भी हमें बढ़ाना है। तीसरा पॉइंट जो है वो शिक्षा और कौशल को बढ़ाना है, मतलब हमारी एजुकेशन पॉलिसी को भी, मतलब एजुकेशन सिस्टम को भी आगे बढ़ाना है। फिर इसके बाद जो कौशल है उसमें मतलब शिक्षा को बेहतर बनाने की बात की गई, तो इससे हमारा महत्वाकांक्षी भारत बनेगा। तो इसकी बात की गई। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि महत्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है वो कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास शामिल है। फिर उसके बाद स्वच्छ जल, मतलब जल की स्वच्छता के बारे में बात की गई। फिर इसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा और कौशल की बात की गई है। फिर इसके बाद बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग वाणिज्य को बढ़ावा देना है, निवेश को बढ़ावा देना है। मतलब ये आर्थिक विकास के अंतर्गत भाई, जब उद्योग वाणिज्य बढ़ेगा तो हमारा जब उसमें निवेश करेंगे जभी तो हमारा आर्थिक विकास होगा। फिर इसके बाद अवसंरचना, जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है, अवसंरचना का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इसको बढ़ावा देना है। जैसे जीरो इफेक्ट की अभी हम आगे चर्चा करेंगे। जीरो डिफेक्ट की जो बात की गई है वो मैन्युफैक्चरिंग से ही संबंधित है, जिससे हमारा आर्थिक विकास संभव होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं नई अर्थव्यवस्था, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है तथा एक नए किस्म की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। आप लोग हमें ये कमेंट करके बताएंगे कि जो भारत ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा है, और जबकि यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया वो कितना रखा है। आप दोनों क्वेश्चन को हमारा कमेंट में जवाब देंगे कि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा गया वो कब रखा गया, जबकि यूपी ने 1 ट्रिलियन लक्ष्य बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है। आप कमेंट करके आप हमको बताएंगे। फिर इसके बाद जिम्मेदार समाज के बारे में बात की गई। जिम्मेदार समाज के बारे में महिला और बाल समाज का कल्याण, मतलब जिम्मेदार समाज के अंतर्गत महिलाओं और बाल समाज को जो कल्याण करना है, उसका कल्याण करना है, उससे संबंधित बात की गई है। फिर इसके बाद हमारी संस्कृति और पर्यटन से संबंधित है, हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें तथा पर्यटन को भी बढ़ावा दें। फिर इसके बाद जो बात की गई है वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर। आप लोग देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन जो है एक विकट समस्या बनती जा रही है, तो इससे रिलेटेड भी इसमें हमारे बात की गई है। फिर इसके बाद बात करते हैं बजट में एक कविता प्रयुक्त की गई है। बजट में एक कविता का प्रस्तुत किया गया है। ये कविता जो है आपसे सीधा पूछ सकता है कि बजट में एक कविता प्रस्तुत की गई है, उस कविता की जो भाषा है वो क्या भाषा है। तो उस कविता की जो भाषा है वो कश्मीरी भाषा है, और ये है किसकी कविता, पंडित दीनानाथ की कविता है। मतलब ये जो कविता है वो किसकी कविता है, पंडित दीनानाथ जी की कविता है। पंडित दीनानाथ जी की कविता है। ये किस जगह से रिलेटेड है, तो ये कश्मीर के मतलब श्रीनगर से रिलेटेड है। और जो इनकी जो कविता है वो क्या नाम है उसका, सिही कुल। इसकी जो कविता का नाम है वो है सिही कुल, सिही सिहिल कुल। इसकी जो कविता का नाम है वो सिहिल कुल है। सिहिल कुल। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि बजट में जो कविता का प्रयोग किया वो कौन सी भाषा में है। एक तो उसकी भाषा जो है वो कश्मीरी भाषा है। फिर इसके बाद पंडित दीनानाथ जी की है, वो मतलब श्रीनगर से ही बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसानों की आय, ये बहुत काफ़ी दिन से ही चर्चा चल रही है, लेकिन किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है, किसानों की मतलब जो हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें किसानों की आय को दोगुना करने का जो टारगेट रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है, 2022। मतलब हम 2022 तक किसानों की जो आय है उसको हम दोगुना कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें कुसुम योजना के बारे में बताया गया है। कुसुम योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब आय की दोगुना वाला। और ये जो बजट में एक कविता प्रस्तुत की गई है उसके बारे में जो बात की गई है उसका क्वेश्चन। और इसके बाद कुसुम योजना की अगर हम बात करें तो कुसुम योजना के तहत, मतलब पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके द्वारा जो किसान है हमारे यहाँ,
किसान को केरोसिन ऑयल की जगह भाई गांव में अभी डिब्बी वगैरह जलाते हैं, मतलब केरोसिन ऑयल से ही मतलब रोशनी किया करते हैं जब लाइट नहीं होती, तो उसकी जगह पे अब सौर प्लान जो सौर ऊर्जा है, मतलब सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। इससे क्या होगा कि जो किसान है वो सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा और किसान को मतलब ऊर्जादाता के रूप में भी उभार कर ये लोग लाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे किसान जो लोग हैं वो कैरोसिन की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। सौर ऊर्जा मतलब सौर प्लेट लगाएंगे तो उससे जो एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी जितनी खपत होगी वो तो अपनी यूज कर ही लेंगे, और जो शेष एनर्जी होगी वो किसी और दूसरे को बेच देंगे या किसी और दूसरे के काम में लाएंगे। तो इसलिए हमारे जो किसान लोग हैं उनको कुसुम योजना के तहत इसको जो सौर सौर पंप वगैरह हैं या सौर पंख हैं या सौर प्लेटें हैं उनको बांटा जाएगा। तो इससे किसान जो हमारा है वो ऊर्जादाता के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसकी बात की गई। फिर इसके बाद बात करते हैं पीएम फसल किसान बीमा योजना के लिए जो आवंटित किया गया रुपया वो 6.11 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज़्यादा बजट में सबसे अधिक जो खर्च किया गया है वो पीएम किसान को। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बजट में सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया है वो किस पे किया गया है, तो वो किया गया है पीएम किसान पर। पीएम किसान योजना पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। पीएम किसान योजना सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया है वो पीएम किसान योजना पर खर्च किया गया है। फिर इसके बाद किया भारत में जो कृषि सुधार के लिए, भारत में कृषि सुधार के लिए 16 एक्शन प्लान। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 16 एक्शन प्लान जो है निम्न में से किससे रिलेटेड है, तो वो भारतीय कृषि को है वो उसको सुधार करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये 16 एक्शन प्लान जारी किया गया है। फिर इसके बाद समस्या, जो जल की समस्या आ रही है, जो जल की समस्या तो बड़े बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जल की जो किल्लत हो रही है, या मतलब सबसे ज़्यादा जो खराब जल है वो दिल्ली का है। दिल्ली का एक मतलब अभी रिपोर्ट भी आई थी तो उसमें ये बताया गया था कि सबसे बेकार जो जल है वो दिल्ली का है। फिर इसके बाद देखा जाए तो सबसे स्वच्छ जल जो बताया गया है वो मुंबई का बताया गया है। तो उसी जल समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव किया है। उसके अंतर्गत कितने ज़िलों को शामिल किया गया है, तो उसके अंतर्गत 100 ज़िलों को शामिल किया गया है। मतलब जो ज़िले हमारे शामिल किए गए हैं वो 100 ज़िलों को शामिल किया गया है, किसको, जल समस्या को दूर करने के लिए। फिर इसके बाद अभी हमने इसके बारे में पीएम कुसुम योजना की बात कर ही ली थी कि मतलब किसान को ऊर्जादाता बनाना है और केरोसिन ऑयल की जगह सोलर का प्रयोग करना है, सोलर पावर का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर का जो वेयर हाउस है उसकी लिमिट बढ़ानी है, उसकी क्षमता बढ़ानी है। तो एग्रीकल्चर का जो वेयर हाउस है उसकी जो स्टोरेज क्षमता है उसको बढ़ाना है। कितना करना है, 162 मिलियन मेगा टन। मतलब जो एग्रीकल्चर वेयर हाउस है उसकी क्षमता को बढ़ाकर हमें कितना करना है, 162 मिलियन मेगा टन हमें इसे करना है। फिर इसके बाद एक किसान रेल चलाई गई है। किसान रेल चलाने का यही इनिशिएटिव है, किसान रेल जो है, किसान रेल चलाने का ये इनिशिएटिव है। जैसे जो जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट हैं जैसे दूध हुआ, मांस हुआ, इनको शीघ्रता से मार्केट में पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई है। किसान रेल को चलाया किसने गया है, इंडियन रेलवे ने इसको चलाया है। आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि किसान रेल जो है वो किसने चलाई है, तो किसान रेल किसका इनिशिएटिव है, तो वो मतलब किसके लिए काम में आएगी, ये काम में आएगी तुम्हारे जो किसान हैं उनको जो जल्दी प्रोडक्ट ख़राब होने वाले हैं उनको मार्केट में जल्दी से पहुंचाया जा सकते हैं, इसके लिए चलाई गई है। किसने चलाया है, इंडियन रेलवे ने ही इसको चलाया गया है। फिर इसके बाद बागवानी जो है वो खाद्यान्न से अधिक है। बागवानी का जो प्रोडक्ट है मतलब प्रोडक्शन है वो खाद्यान्न से अधिक है। हार्टिकल्चर का जो है वो खाद्यान्न से अधिक है। कितना अधिक है, मतलब कितना है इसका, 371 मिलियन मेगा टन, 371 मिलियन मेगा टन ये इसका टोटल है, जो कि खाद्यान्न से भी ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो फुट एंड माउथ रोग है, फिर इसके बाद है ब्रूसेलिसन, फिर इसके बाद पेस्टिडिस ये एक रोग है। फिर इसके बाद है ब्रूसेलोसिस एक ये रोग है। और फिर इसके बाद है फुट एंड माउथ रोग, ये गांव में ज़्यादा होता है। फुट एंड माउथ रोग को जो दूर करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो कितना रखा गया है,
2025 रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका बीएड में पूछा गया था कि दूध को दोगुना करने की जो क्षमता रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 2025 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम विश्व में दूध के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे आते हैं और भारत उसमें जो यूपी है वो भी फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इसमें जो दूध की जो क्षमता है वो कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक दोगुना करने की, 2025 तक दोगुना करने की बात कही गई है। फिर इसके बाद बात करते हैं मछली उत्पादन। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये फैक्ट है, ये आने लायक क्वेश्चन है। इसके बाद मछली उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया 200 लाख टन का, 200 लाख टन तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया मछली उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया 200 लाख टन बढ़ाने का, वो 2022 और 23 रखा गया है। इसके बाद 1 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024-25 तक रखा गया है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ जैसे पंचायती राज और हालांकि आगे हम बात करेंगे इसमें कि सीधा जैसे बात करेंगे कि पंचायती राज पर कितना खर्च किया गया है, ग्रामीण विकास पर कितना खर्च किया गया है, टोटल जीडीपी का। फिर इसके बाद स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया गया है, शिक्षा पर कितना खर्च किया है, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए जो आवंटन किया गया है रुपया वो कितना किया गया है, 1.23 लाख करोड़, 1.23 लाख करोड़ रुपए, इतने रुपए का आवंटन किया गया है। शेष हम आगे बात करेंगे, इससे शेष आगे हम बात करेंगे, आगे जो भी फैक्ट होंगे हम उसको आगे कंटिन्यू दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें तथा अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। जहाँ तक है कि पेपर वीडियो का जो होना है वो 16 तारीख को ही होगा, तो आप इसका बेहद ध्यान रखें। धन्यवाद।